15 तक ही ना हुआ था। 16 नंबर। रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? रिलेक्टेंस की इकाई क्या है ये पूछा है ना। तो बताइए, मैग्नेटिक सर्किट में जिसको रिलेक्टेंस के नाम से जाना जाता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? प्रतिरोध। ठीक है, देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज बताएंगे आज। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसको प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है, प्रतिरोध मतलब R, किससे डिनोटेड किया जाता है? R से। तो उसको मैग्नेटिक सर्किट में किस नाम से जाना जाता है? प्रतिष्ठम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिलक्टेंस, है ना। और इसको डिनोटेड किया जाता है रो से। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला आपका होता है R बराबर V बटा I। कौन से नियम से? ओम के नियम से। तो यहां पर हमारा R बराबर क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में V था वोल्टेज, यानी विद्युत वाहक बल, यानी विभवांतर। तो यहां पर हमारा वोल्टेज क्या है? FM, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, है ना, पर मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स यानी फाई सेटअप होता है, स्थापित होता है। तो यहां पर क्या होगा? फाई। तो ये फॉर्मूला निकल के आया। दूसरा फॉर्मूला क्या? रो बराबर FM का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? NI होता है। तो NI बटा फाई हुआ। अब यहां से हमारा मात्रक निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? NI, I एम्पियर, N नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब क्या हुआ? एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर, या तो फिर AT प्रति वेबर, ये कहिए। और यहां पर इसका मात्रक बताइए क्या क्या होता था? एक होता था ओम, और एक क्या होता था? कोई बता सकता है? दूसरा यूनिट इसको क्या कह सकते हैं? क्या? अरे ओम तो कह ही सकते हैं ना। प्रतिरोध है तो यूनिट तो ओम होगा ही। यदि इसके बाहर पूछ दे तो और कुछ यूनिट इसमें निकल सकता है क्या? वोल्ट प्रति एम्पियर, यहां से नहीं आया। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो यहां से एक यूनिट हमारा बन के आया क्या? वोल्ट प्रति एम्पियर। उतारिए। और क्वेश्चन में यही पूछा है ना, यही पूछा है ना कि प्रतिष्ठम का यूनिट क्या होता है? मतलब रिलक्टेंस का। रिलक्टेंस मतलब होता है प्रतिष्ठम, उसका यूनिट क्या होता है? क्या निकल के आया जी? एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर, यानी ऑप्शन नंबर सी। और इसको बढ़िया तरीके से पढ़े थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर, बढ़िया से पढ़े थे इसके बारे, प्रतिष्ठम के बारे। उल्टा हो रहा है क्या? रो
रो से इसको सूचित नहीं किया जाता है, RM से, RM। रो आपका परमियंस है, परमियंस है, कुछ नहीं बोलते हो यार। इसको RM से सूचित किया जाता है। रो आपका परमियंस है, जहां पर मैग्नेटिक सर्किट में उसको परमियंस कहा जाता है, वहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको क्या कहा जाता है? चालकता, चालकता। ठीक है, देख लीजिए अब बताइए, इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसको प्रतिरोध कहा जाता है, मैग्नेटिक सर्किट में उसको प्रतिष्ठम कहा जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है, इसको RM से सूचित किया जाता है। पर इसके अलावे R का R बराबर VI के अलावे और एक फॉर्मूला होता है, बताए थे, क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? R बराबर क्या होता है? यार R बराबर रो L बाई A, बताए थे कि नहीं? बताए थे, याद आया? उसी प्रकार इसमें RM बराबर रो तो होगा नहीं। रो इसलिए नहीं होगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको कहा जाता था क्या? विशिष्ट प्रतिरोध या तो फिर प्रतिरोधकता। पर यहां पर क्या होगा? L बटा A तो होगा ही, पर विशिष्ट प्रतिरोध या तो फिर प्रतिरोधकता की जगह पर 1 बटा म्यू आ जाएगा। मतलब RM का फॉर्मूला निकल के आएगा L बटा म्यू 0 इंटू म्यू R इंटू A। ये भी रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम का फॉर्मूला है। अब आप पूछेंगे कि म्यू है क्या? म्यू है आपका चुंबकशीलता, आगे टॉपिक आएगा बढ़िया से बताएंगे। म्यू है आपका चुंबकशीलता, म्यू 0 है आपेक्षिक चुंबकशीलता और म्यू R है सापेक्षिक चुंबकशीलता। जैसे विद्युतशीलता हम लोग पढ़े थे, E के बारे पढ़े थे, E को कहा जाता है विद्युतशीलता, E0 को आपेक्षिक विद्युतशीलता और ER को सापेक्षिक विद्युतशीलता, इस प्रकार से। और प्रतिष्ठम को RM के अलावे और एक चीज से डिनोटेट किया जाता है, याद रखना है वो भी, किससे? S से, कैपिटल लेटर में S से। कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा RM के जगह पर S बराबर L बटा म्यू A, या तो फिर S बराबर L बटा म्यू 0 इंटू म्यू R इंटू A, ये भी लिखा रहेगा। हो गया? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्युत आवेश Q है, वोल्टेज V है, तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है? मतलब C का फॉर्मूला क्या है ये पूछ रहा है। तो C का फॉर्मूला आया कहां से था? याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 3, वहां से आया था C का फॉर्मूला, आया था ना। यानी किसी भी कैपेसिटर में क्या चीज स्टोर होता है? कैपेसिटर में स्टोर क्या होता है? आवेश। और आवेश का जो हम लोग एक डिफिनेशन निकाले थे वो किस प्रकार से निकाले थे? मतलब कि किसी भी कैपेसिटर में आवेश किस तरह से स्टोर होता है, बताए थे? नहीं बताए थे क्या? किसी भी संधारित्र में एकत्रित आवेश, याद कीजिए, किसी भी संधारित्र में, मान लीजिए ये एक संधारित्र कैपेसिटर है, इसमें क्या होगा? आवेश एकत्रित होगा।
यानी किसी भी संधारित्र में एकत्रित आवेश इस कैपेसिटर के दोनों सिरों में आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या नहीं बताए थे? बताए थे ना। बोलने का मतलब क्या होता था उसमें, यानी जो Q है V के समानुपाती बताए थे। यहां से Q बराबर CV, ये भी बताए थे। ये जैसे ही हटा समानुपाती, एक कांस्टेंट नियतांक आ गया, क्या? C। संधारित्र का बात हो रही है इसलिए क्या आया? C। और C बराबर हमारा फॉर्मूला निकल के आया था V बटा Q। याद आया? जहां पर C क्या है? C क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब किसी भी संधारित्र के संधारिता का मान, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का मान किसमें? फैराड में। और इसकी दो व्यवहारिक मात्रक भी होती है। एक को क्या कहा जाता है? माइक्रोफैराड, दूसरा को पिकोफैराड। ठीक है। अब भी क्या है यहां पर? विभव किस में? वोल्ट में। और Q क्या है? आवेश किस में? कूलम। इसके अलावे इसकी और एक यूनिट होती है, वो क्या होती है? किसी को पता है क्या? पता है? याद कीजिए, Q बराबर IT एक फॉर्मूला हुआ करता था। याद आया? इलेक्ट्रिक सर्किट में याद आया? तो यहां से और एक यूनिट निकल के आता है, क्या? I मतलब एम्पियर, टाइम मतलब टाइम का यूनिट सेकेंड। इस तरह से आवेश का दो यूनिट निकल के आता है। पर इसको यहां पर क्या कहा? IT क्या है? विद्युत धारा की मात्रा। याद आया? करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आया? ऑप्शन में है ना, C बराबर V बटा Q, ऑप्शन नंबर B। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? बात हो रही है किस बारे? विद्युत चुंबक के बारे। और उसमें खींचने की शक्ति को कैसे बढ़ाई जा सकती है, मतलब उसको और शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक विद्युत चुंबक बनाना पड़ेगा। विद्युत चुंबक ऐसे ही बनता है ना। ये रहा आपका कोर, कोर पर हम क्या करेंगे? कॉपर वायर लपेटेंगे, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा एक विद्युत चुंबक। अभी बना नहीं है, अभी बस लपेट रहे हैं। ये बनेगा कब? हाँ, जब करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तब। जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, एक तरफ से प्रवेश किया, दूसरे तरफ से निकला, ठीक है, तो हमारा दो पोल का निर्माण हुआ, नॉर्थ और साउथ का। मतलब अब इसमें चुंबकीय बल रेखाएं गति करेगी। कहां से कहां तक? नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर, चुंबक के बाहर, कुछ इस प्रकार से।
यहां पर भी नॉर्थ से साउथ, समझ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। देखिए अब जैसे ही करंट का फ्लो यहां पर स्टार्ट हुआ, करंट का फ्लो जैसे ही स्टार्ट हुआ, अब क्या हुआ, इस कोर के चारों ओर, कोर तो आपका मैग्नेट बन गया है ना, ये कोर आपका मैग्नेट बन गया, तो इस कोर के चारों ओर मतलब यहां से यहां तक एक मैग्नेटिक फील्ड बना, यहां से यहां तक एक मैग्नेटिक फील्ड बना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि यदि मान लीजिए एक चुंबकीय पदार्थ यहां पर रखी गई है, चुंबकीय पदार्थ क्या क्या चीज का हो सकती है, आयरन का हो सकती है और निकेल का हो सकती है और कोबाल्ट का हो सकती है और स्टील का हो सकती है। समझे बात को? या एक होता है ना कार्बन स्टील, कार्बन के साथ जो स्टील मिलाते हैं, फौलाद की छड़ जो बनता है स्थायी चुंबक में यूज किया जाता है। तो एक हमने ले रखा क्या, चुंबकीय पदार्थ। अब इसके सामने रखते हैं तो देखते हैं कि ये इसको खींच नहीं पाता है, खींच नहीं पाता है। किस कारणवश? किस कारणवश? क्योंकि इसमें इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है, बस इतना ही तक। समझे बात को? तो इसको यदि हम बढ़ाना चाहेंगे, कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा उसको जानना है। समझे बात को? देखिए कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो फर्स्ट जानिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाकर समझ लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि करके, वृद्धि करेंगे तब आपका चुंबक शक्तिशाली चुंबक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप मैं बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब इस चुंबक के क्षेत्र यहां से यहां तक और यहां से यहां तक है, जो इसको अब यहां से यहां तक मतलब इसके सामने तक कैसे लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है? फर्स्ट क्या, करंट की मान में वृद्धि करके लाया जा सकता है कि नहीं? तो इसका एक नंबर पर लिखिए, धारा के मान में वृद्धि कर, एक हुआ। फिर समझिए, धारा के मान में वृद्धि करने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो बढ़ गई, बढ़ी, और हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ताकि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एरिया है, मतलब अब जो यहां से यहां तक है, इसको कम से कम यहां तक लाया जा सके। और क्या करेंगे, लपेटों की संख्या को बढ़ा देंगे। मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न है, इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, कोर में लपेटों की संख्या में वृद्धि कर
लिख लिए, हो गया। तीसरा देखिए, हो गया। तीसरा देखिए, यदि ये जो कोर हम यूज किए हैं, चाहे जो भी पदार्थ का हो, यदि ये अच्छी पदार्थ का होता तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और बढ़ता। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? यदि ये बढ़िया कोर होता अच्छी पदार्थ का, ठीक है, बोलने का मतलब है ये सिंपल लोहा का न होकर यदि ये कार्बन स्टील का होता, कोबाल्ट स्टील का होता, तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़िया तरीके से बनता है कि नहीं। यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके उस तरीके से भी बढ़ाई जा सकती है। किस तरीके से? इस कोर को हम बढ़िया पदार्थ लेंगे, जो कोर पदार्थ हम लेंगे वो बढ़िया लेंगे, है ना। तो इसको लिखिए, कोर के पदार्थ की प्रकृति पर, कोर के पदार्थ की प्रकृति मतलब यदि उसकी कोर की मटेरियल यदि अच्छी होगी तो उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर की कटास क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने के लिए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है किस पर? कोर की कटास क्षेत्रफल पर, मतलब इस कोर की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। समझे बात को? इस तरीके से। अब क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मतलब आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो खुद सोचिए। एक नंबर ऑप्शन पर ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। बात सही है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? यदि इस क्षेत्र की तीव्रता हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? और शक्तिशाली ये बन जाएगा। किसी भी लोहा को चाहे दूर हो चाहे नजदीक से वो खींच सकता है, मतलब पहले की तुलना में वो बेहतर हो सकता है। तो उसको बढ़ाएंगे किस प्रकार से? धारा के मान में वृद्धि करके, दूसरा लपेटों की संख्या में वृद्धि करके, तीसरा कोर के मतलब कोर को चेंज करके, चौथा क्या? उसके कटास क्षेत्रफल में भी निर्भर करता है। किस प्रकार से? क्षेत्रफल अधिक होगा मतलब ताकत अधिक होगी, क्षेत्रफल कम होगा तो ताकत कम होगी, इस प्रकार से। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, कुंडली में करंट कम करके, बताइए ये आपका कुंडली है, यदि इसमें हम करंट का मान कम कर देंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्यादा होगा? नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? कुंडली में घुमावों की संख्या कम करके, नहीं, लपेटों की संख्या कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और घट जाएगी। चौथा कह रहा है पदार्थ के बीएच वक्र को बढ़ाएं, बीएच वक्र को बढ़ाने पर हिस्टेरेसिस क्षति का मान बढ़ता है, ठीक है। खुद सोचिए ना, कल पढ़े थे हम लोग बीएच वक्र के बारे में, एक सैचुरेशन पॉइंट आया था ना। अब सोचिए आप, बीएच वक्र को यदि हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या चुंबकत्व गुण सैचुरेशन पॉइंट से आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। 19 पर आइए, 19 को पढ़िए। फ्लक्स घनत्व क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मतलब फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। किसको परिभाषित करता है? हिस्टेरेसिस को, चुंबकीय तीव्रता को, चुंबकीय प्रेरण या तो फिर अवशेष चुंबक को, है ना।
ठीक है, मतलब बोल रहा है क्या, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है। फ्लक्स घनत्व मतलब बताइए फ्लक्स घनत्व क्या चीज है? फ्लक्स घनत्व क्या चीज है? वो भी भूल गए। क्या पढ़ेंगे जी आप लोग? कल पढ़ाए हैं, आज ही भूल गए। ऊपर क्या होता है, नीचे यहां पर क्या होता है, H। इसको क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर क्या होता है, फाई बटा ए। याद आया? इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को कहा जाता है क्या? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये क्या है? चुंबकन बल। अब समझिए इसको, समझिए क्वेश्चन को। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। फ्लक्स घनत्व बोलने का मतलब ये जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है हमेशा चुंबकन बल से पीछे रहता है और इसको कहा जाता है हिस्टेरेसिस। क्या? हिस्टेरेसिस। अब आप पूछेंगे कि हिस्टेरेसिस है क्या? पूछेंगे। देखिए, जैसे ही हम चुंबकन बल का मान बढ़ाएंगे मैग्नेट बनाने के लिए विद्युत चुंबक में, ठीक है, जैसे ही चुंबकन बल का मान बढ़ाएंगे तो चुंबक बना। समझिए एक तरीके से इसको, मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, एक में नॉर्थ पोल है, दूसरा में साउथ पोल है, ठीक है। ये आपका मैग्नेट आयरन का हो सकता है, सिलिकॉन का हो सकता है, कोबाल्ट का हो सकता है, निकेल का हो सकता है, ठीक है। यानी जो स्थायी चुंबक में हम लोग यूज करते थे उस तरीके से हो सकता है कि नहीं। तो एक हमने ले रखा परमानेंट मैग्नेट, और यदि इसके सामने एक लोह पदार्थ रख दें, मतलब कि एक आयरन रख दें, तो क्या ये मैग्नेट बनेगी? बनेगी कि नहीं? बनेगी कि नहीं? चलिए यहां से समझिए। मान लीजिए इस लोह के सामने एक एक कांटी हम रख दे, यहां पर चाहे दो कांटी रख दे, तो बताइए इसको ये आकर्षित करेगी कि नहीं? करेगी। बोलने का मतलब इसमें भी चुंबकत्व गुण आया, ठीक है। तो इसको वक्र में कैसे दिखाते हैं, देखिए, मतलब चुंबकन बल का मान बढ़ने पर मैग्नेट आपका बना यहां तक, समझे बात को। पर जैसे ही इसको हटाएंगे यहां से, अब इसको हटा दिए, हटाने का मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस किए, यहां पर था, अब हमने ले रखा है यहां पर। बताइए इसमें मैग्नेटिक गुण अभी है कि खत्म हो गया? है, पर कुछ है जिसको कहेंगे अवशेष चुंबक, है ना। पर ये अवशेष चुंबक इस तरह से घटते जाता है, घटा घटा, यानी पहले यहां से यहां बढ़ा, अब इधर से घटते गया। क्या घटते गया? ये चुंबकत्व गुण, और इसी को कहा जाता है क्या? अवशेष चुंबक। बताए थे कल, है ना। अब ये घटने के बाद पुनः यदि इस मैग्नेट को जो हमने यहां ले रखा था अब पुनः यहां पर सामने लाएंगे, तो फिर से इसमें चुंबकत्व गुण आएगा कि नहीं? आएगा ना। अब ये चुंबकत्व गुण फिर इस तरीके से बढ़ता है, बढ़ा, और इसी को कहा जाता है क्या? सैचुरेशन पॉइंट, यानी संतृप्त बिंदु। इसको क्या कहा जाता है? रेसिडुअल
मैग्नेटाइज्म। और ये जो ओरिजिन है इसको क्या कहा जाता है? निग्राहिता बल, चाहे निग्राहिता कहिए या तो फिर इसको कोशी भिट्टी कहिए। याद आया? याद आया? ठीक है, अब समझिए। ये तो पता चल गया कैसे मैग्नेट उत्पन्न होता है, कैसे उसमें चुंबकत्व गुण खत्म किया जाता है ना। अब आते हैं हिस्टेरेसिस पर। पहले हमने बनाया मैग्नेट, पहले क्या बनाया? मतलब चुंबकत्व गुण उसमें लाया, फिर क्या करा? इसको हटाया और कम भी किया। बताइए, पहले लाया मैग्नेटिक गुण सैचुरेशन पॉइंट तक, फिर उस मैग्नेट को हटाकर हमने कम भी करा इसको, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है हिस्टेरेसिस। समझे बोलने का मतलब? हिस्टेरेसिस इसको हिंदी में कहा जाता है शैथिल्य। ठीक है, मतलब समझिए, चुंबक बनाए फिर विचुंबक किए, चुंबक बनाए पहले फिर विचुंबक किए। बोलने का मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित और विचुंबकित करना ही हिस्टेरेसिस कहलाती है। मतलब कि शैथिल्य कहलाती है। बात को समझे? समझे ना? बार बार उसको मैग्नेटाइज्म करना, फिर बार बार उसको डीमैग्नेटाइज्म करना, मतलब बार बार चुंबकित करना, फिर विचुंबकित करना, इसी को कहा जाता है हिस्टेरेसिस। ठीक है, पर समझिए आप, ये आपका मैग्नेट है, ये आपका लौह पदार्थ है, समझ लीजिए। लाए मैग्नेट बना, हटाए मैग्नेट चल गया, फिर लाए चल गया, तो बार बार करेंगे तो इसकी शक्ति में कुछ हानि होगी कि नहीं? लगातार करते रहेंगे इस प्रकार से तो इसकी पावर में कुछ लॉस होगी कि नहीं? उसको कहा जाता है हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, क्या कहा जाएगा? हिस्टेरेसिस लॉस। जिसको हिंदी में कहता है शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि। ठीक है, तो इसको डिफिनेशन के तौर पर लिखिए कि बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने में जो शक्ति की हानि यानी कि लॉस होती है, उसे ही शैथिल्य, मतलब कि हिस्टेरेसिस लॉस, शैथिल्य हानि कहा जाता है। हो गया?
देखिए, तो बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने के प्रक्रिया में क्या हुआ, शक्ति का हानि हुआ, उसको क्या कहा गया, हिस्टेरेसिस लॉस, है ना। और इसकी फॉर्मूला एक होता है जो इस बार के एग्जाम में आया था, WH इज इक्वल टू न्यू बी मैक्स ऊपर में 1.6 इंटू एफ इंटू भी वाट, शक्ति का यूनिट वाट। और इसको VVI कीजिए, बहुत बार पूछता है ये। अब आप पूछेंगे यहां पर कि न्यू है क्या, न्यू है आपका शैथिल गुणांक, मतलब हिस्टेरेसिस कांस्टेंट वाला गुणांक जो कांस्टेंट के बदले आया है, ठीक है। फिर एफ, एफ है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। हमारे भारतवर्ष की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से डिनोटेड किया जाता है। फिर है आपका भी यहां पर है आपका वॉल्यूम यानी आयतन, और आयतन का यूनिट मीटर क्यूब। और एक है आपका बी मैक्स यानी बी, तो बी किसको कहा जाता है, बी किसको कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। किसमें 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 होता है, B बराबर 5/A नहीं होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इतना सारा याद रखना पड़ेगा। शैथिल्य हानि और शैथिल्य क्या है इसके बारे में। हो गया। हो गया, हो गया। देखिए अब बताइए, बार बार हम लोग चुंबकित और विचुंबकित कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा, हिस्टेरेसिस कर रहे हैं ना। तो बताइए चुंबकन बल H बराबर क्या होता है, H बराबर क्या होता है, F/φ। याद आया, समझ लीजिए। F बराबर क्या होता है, F/φ, मतलब
इकाई फ्लक्स में लगाई गई बल, समझे, इकाई फ्लक्स में लगाई गई बल। और दूसरी तरफ क्या कहता है कि फाई बटा ए बराबर बी, कहता है कि नहीं, उसको क्या कहा जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब आप खुद सोचिए कि बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने में चुंबकन बल का मान ज्यादा हो रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान ज्यादा हो रहा है, खुद सोचिए। यहां पर देखिए चुंबकन बल इकाई फ्लक्स में लगाई गई बल है ना, इकाई फ्लक्स में लगाई गई बल पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या कहता है, इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या। यहां पर इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। पर इस टोटल का छोड़ के बस एक को ही क्या कहा जाता है, मतलब एक में ही बल लगा रहा है क्या, एफ, उसको कहा जाता है क्या, चुंबकन बल। समझ रहे, बोलने का मतलब जो एच का मान होगा, एच का मान जो होगा बी के मान से हमेशा अधिक होगा, मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है हमेशा पिछड़ेगा और चुंबकन बल यानी एच हमेशा आगे रहेगा। क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना, क्वेश्चन यही पूछा है। देखिए क्या पूछा है कि फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। क्या बात सही कह रहा है कि नहीं, कह रहा है कि नहीं, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है बी है, चुंबकन बल से पीछे है कि नहीं, मतलब एच का मान ज्यादा बी का मान कम, मतलब बी पीछे एच आगे, है ना। और ऐसा कब होता है, हिस्टेरेसिस में, मतलब बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने में। समझे बात को, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, वही होगा आपका राइट आंसर। शुरुआत में बताए थे मैग्नेट उतना आसान चैप्टर है नहीं जितना समझते हैं, एक एक चीज में लॉजिक होता है इसमें, ठीक है। पढ़ता नहीं है कोई अलग बात है, पर सारे एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट पर लॉजिक होता है कि कैसे होता है, क्यों होता है, जो आपके बुक पर मिलेगा नहीं, ढूंढना पड़ता है। हो गया, उतार लिए ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या बोल रहा है, अच्छा, मतलब कोई पदार्थ है, कोई धातु है, क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई मतलब कोई पदार्थ है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, ठीक है। समझिए, मोटर देखे हैं आप, मोटर देखे हैं, तो मोटर में एक उसके ऊपर स्टेटर होता है जिस पर बाइंडिंग करी जाती है। याद कीजिए, ये हुआ आपका रोटर, सॉरी स्टेटर, और इसमें एक चालक जो घूमता है, इसको यहां पर रखा जाता है। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड में इस चालक पदार्थ को रखा जाता है तो क्या होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। समझिए इसको इस तरीके से।
बनाते जा रहे हो क्या? फिगर बनाइए, फिर बता रहे हैं कि इसके पीछे इतना मेहनत क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ये अंदर घूम रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि नहीं लग रहा है? तो फिर ऐसे कर दीजिए, एक हुक भी लगा दीजिए। हो गया, हो गया। देखिए हम इतना सख्त उदाहरण क्यों लिए इसके पीछे? अगर हम सिंपल भाषा में समझाते ना कि ये मैग्नेट है, इसके सामने एक और एक चुंबकीय पदार्थ लाएंगे तो इसमें भी करंट का फ्लो होगा, कभी नहीं समझते आप। इसीलिए बहुत कोई इसके बारे में नहीं जानता है। एक लॉस होता है एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, सब कंफ्यूज रहता है, कितनों बार पढ़े, पर आज के बाद नहीं रहिएगा। बताइए हिस्टेरेसिस लॉस में कोई कंफ्यूजन आया? नहीं आया। पर बुक से पढ़ते हैं कभी पता नहीं चलता ये चीज कि क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस। क्या होता है? बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने में जो शक्ति का हानि होता है उसी को कहा जाता है ना। डिफिनेशन के तौर पर कह सकते थे, पर होता क्या है बीएच वक्र में ये कभी पता नहीं लगा सकते थे आप। समझे बात को? उसी प्रकार इसमें देखिए, मान लीजिए ये एक जनरेटर है, जनरेटर, ठीक है। और कैसा जनरेटर? देखिए कि इसमें जो चुंबकत्व गुण है वो अस्थाई है। अस्थाई मतलब इसको करंट सप्लाई देकर बनाया गया नहीं है, अस्थाई मैग्नेट के तौर पर यूज किया गया है। जो हम लोग करते हैं ना, क्या कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील, उस तरीके से है ये बनाया गया है। अब देख रहे हैं इस अस्थाई चुंबक में, मतलब उसके सामने यदि कोई चालक, कोई पदार्थ, कोई धातु को लाया जाता है या तो फिर कहिए कि घुमाया जाता है ना, तो ये रहा आपका स्टेटर, स्टेटर, और इसमें क्या है? अस्थाई चुंबक है। अब जैसे ही
इस कंडक्टर को, इस चालक को इस तरीके से घुमाएंगे तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसमें। इसके घूमने की वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब समझिए, जैसे ही इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, आपको कहीं जाना है क्या, बार बार टाइम देख रहे हैं, हाँ, तो जैसे ही इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, क्या करेंगे, अब इसमें से हम लोग आउटपुट सप्लाई लेते हैं, करंट लेते हैं कि नहीं। मतलब जैसे ही इसमें चुंबकीय ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, अब करंट फ्लो स्टार्ट होने लगेगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। बताइए, इस चालक में था, इसमें पहले करंट था क्या, जबकि इसका इससे कुछ लेना देना है नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या है, बस इतना अंतर है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और फिर इसको घुमाया गया है। जैसे जनरेटर आप स्टार्ट करते हैं, बताइए, इससे और इसका कुछ लेना देना है, कोई कनेक्शन है इस प्रकार से, ऐसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि इन दोनों के बीच एक मैग्नेटिक फील्ड है। किस वजह से, ये जो आप स्थायी चुंबक यूज किए हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी वजह से इस चालक में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और ईएमएफ प्रोड्यूस होने के बाद इसमें करंट फ्लो होने लगती है, जो हम लोग लेते हैं। किस तरीके से, कार्बन ब्रश जो जोड़ते हैं हम लोग, या तो फिर कम्यूटेटर जो लगाते हैं, या तो फिर स्लिप रिंग लगाते हैं। स्लिप रिंग लगाते हैं, कम्यूटेटर डीसी को डीसी में चेंज करता है, जैसे डीसी वोल्ट चाहिए, स्लिप रिंग एसी में चेंज करता है, और वो करंट हम लोग प्राप्त करते हैं कार्बन ब्रश से। ठीक है, अभी बस इतना जानिए, वो सब सेकेंड ईयर की बात है, नहीं समझिएगा। फिर भी इतना जानिए कि इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, अब करंट फ्लो हुआ, विद्युत धारा प्रवाह हुआ। किस वजह से, विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होने की वजह से, यानी विद्युत धारा प्रवाह स्टार्ट हुआ। समझे बात को, और इसी विद्युत धारा को कहा जाता है एडी करंट। एडी करंट मतलब कि भंवर धारा। बताइए, समझ में आया क्या चीज है एडी करंट, समझ में आया, समझ में आया। अब इसमें समझिए, ये एक मैग्नेट है, एक धातु को इसके सामने लाए, है ना, तो इस मैग्नेट की वजह से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। अब इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगी, करंट फ्लो करने लगेगी, और इसी को कहा जाता है क्या, एडी करंट। करंट है पर एडी करंट मतलब भंवर धारा। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा है ना, क्या पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ती है, तो बोलना है क्या, भंवर धारा, एडी करंट। समझे कि नहीं बात को, क्लियर तरीके से ही है, समझे कि नहीं, डाउट तो नहीं है ना। चलिए उतारिए।